चलो लिखो, अगला हेडिंग डालो। पिछले में क्या पढ़ाया था बताना मुझे एक बार बस बता दो। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोर्स ऑर्बिट। अब बताओ कितना निकल के आया था। वी ई मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल से 2.18 आया था ना, 10 पावर 6 क्या था, जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड, ये था। इसमें स्क्वायर भी था। बहुत बढ़िया, मैं तुमको चेक कर रहा था। देखो अब हमको निकालना है टाइम पीरियड। क्या निकालना है? अरे तो मैंने पढ़ाया था ना इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तो उसमें समझाया था कि तुमको ए हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। क्या है ये तो न्यूक्लियस होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रही है। तो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा ना, तो एक रेवोल्यूशन पूरा करने में कितना समय लेगा, है ना। एक रेवोल्यूशन पूरा करने में कितना समय लेगा, हम उसे बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो हेडिंग रबड़ से ना, इसे खत्म कर दो हेडिंग को। नए चलो पेज पे लिखो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ क्या, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखो द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द टाइम टेकन, क्या बोलते हैं, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन revolution about the nucleus about the न्यूक्लियस के चारों तरफ है ना, एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लगेगा। चल भाई, टी फोर टर्मिंडा, सॉरी टाइम का वो है ना, टी हो गया। बताओ क्या होता है फॉर्मूला टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी और टाइम में क्या फर्क है, सॉरी स्पीड में, अभी तो बताया था। बताओ भाई बताओ, डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे बताओ, 2πr कितना होगा, क्यों, मैंने कहा ना सर्कुलर मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इसका रेडियस r हो गया, तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा कैसे, ऐसे टुर करके ऐसे ना, 2πr। तो बताओ 2πr तो ऊपर लिख दूं अपॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की क्या रेडियस है, इलेक्ट्रॉन की रेडियस नहीं है, सेल का रेडियस है ना, nth सेल में। तो 2π बताओ r की वैल्यू कितनी आई थी, 0.529 ही था, तुम्हें याद नहीं अभी तक, बड़े बेकार हो तुम। इनटू देखो ये था किसमें, एंगस्ट्रॉम में था ना, ये एंगस्ट्रॉम, फिर क्या था जेड, एन अपॉन जेड है ना, एन स्क्वायर अपॉन जेड था यहाँ पे, एन स्क्वायर अपॉन जेड। तुमको याद ही नहीं कुछ, हाँ हाँ क्या याद करी तो याद होगा ना, ये था एंगस्ट्रॉम में है ना। तो एंगस्ट्रॉम को मैंने क्या करा, मीटर में चेंज कर दिया, तो -10 लगा दिया मीटर है ना। अब इसके पास तो वेलोसिटी, बताओ वेलोसिटी मैंने भी तुम्हें परसों लिखवाया था, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 है ना, और यहाँ था जेड अपॉन एन है, जेड अपॉन एन, ये था मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड है ना। देखो मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और खत्म। हाँ ये ओनली सेकेंड में आएगा। बताओ 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है,
पाई की वैल्यू बताओ 3.14 हो दो ना, 2 इंटू 3.14 इंटू 0.529। देखो यहाँ ना जेड है, मैं तुम्हें भी करके दिखा दूंगा थोड़ी, फिर तुम कंफ्यूज होगे नहीं। तो देखो यहाँ पर कितना है 1.28, ओ सॉरी 2 पॉइंट, ये सेकंड -1 में लिया है, सेकंड -1 में लिया है, मीटर पर सेकंड है स्क्वायर। तो बेटा मीटर पर सेकंड तो लिखा ही है। वेलोसिटी की अभी तुमको मैंने वेलोसिटी की यूनिट क्या लिखवाई थी? खाली मीटर सेकंड है। एक बार बता, वेलोसिटी है ना नीचे, वेलोसिटी है कि नहीं है? क्या होती है इसकी यूनिट? अब भी लिखवाया मैं तो कुछ देर पहले, देखो ध्यान से। अब फिर तो यहाँ पर वही तो लिखूंगा मैं, मीटर पर सेकंड लिखा है, मीटर सेकंड लिखा है। वो गलत लिखा तुमने, फिर मैंने वहां पर ऐसा लिखा होगा मीटर, क्या लिखवाया? वेलोसिटी। छोड़ो, अगर गलत हो तो ठीक करो, ठीक है, छोड़ छोड़। देखो 2.18 वेलोसिटी मैंने कहा ना हर जगह, तो मीटर पर सेकंड में तो आएगा। इतनी बड़ी गलती तो हो गया होगा ना, मैं मिस्टेक। देखो 10⁶ मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पर कितना है, एन स्क्वायर अपॉन कितना है, जेड। तो ये जो एन है ना, ये ऊपर पहुंच जाएगा। देखो एन स्क्वायर अपॉन जेड है, इनटू करो इसमें, तो एन अपॉन जेड आएगा, ठीक है ना। तो जेड तो एन यानी क्यों बन गया, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इनटू क्या बनेगा, एन अपॉन जेड। और ये पूरा का पूरा ऊपर जाके क्या बनेगा, सेकंड। टाइम तो सेकंड में आता है ना, तो तुमको इसकी यूनिट करना चाहिए कैलकुलेट। चलो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा मैं वो लिख रहा हूँ डायरेक्ट, वो आएगा 1.52। कितना आएगा, मैंने पहले कर रखा है कैलकुलेट, 1.52 इंटू 10⁻⁻16 आएगा, ठीक है ना। तो और यहाँ आएगा तुम्हारा n³ अपॉन जेड स्क्वायर सेकेंड, ये आएगा तुम्हारा टाइम पीरियड। आज के बाद तुमसे कोई पूछे कि थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा, तुरंत निकाल देना, ठीक है ना। ये हमारा टाइम हो गया, है ना। कॉपी करो इसको, फटाफट से कॉपी करो। फटाफट छाप लो, n³ अपॉन जेड स्क्वायर सेकेंड में आएगा, ठीक है। फटाफट से लिखो, फिर आगे बढ़ाते हैं तुम्हारी क्लास को। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। अच्छा इसका ये भी ना, चलो छाप लो फटाफट से। इस पर एक चीज ना और लिखो, देखो इसमें ये टर्म देखो कांस्टेंट है, ये वैल्यू कभी चेंज थोड़ी होगा, ये वैल्यू कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप क्या कर सकते हो, n³ अपॉन जेड स्क्वायर। इससे क्या पता चल रहा है लाली, वो यूनिट है ना, वो तो वहां लिख दिया मैंने उधर। यहाँ तो मैं तुम्हें बस दिखाना चाह रहा हूँ ये लिख करके कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है किसके, सेल के, और एटॉमिक नंबर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। मतलब अगर जेड की वैल्यू बढ़ेगा तो कम हो जाएगा टी, है ना, और एन की वैल्यू अगर बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा, ठीक है। जितना छोटा एटम होगा उतना इलेक्ट्रॉन कम समय में क्या कर लेगा, एक चक्कर पूरा करेगा, ठीक है ना। इसे करो कॉपी, है ना। फिर मैं तुम्हें इसमें ना 1-2 क्वेश्चंस करवा देता हूँ। अच्छा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, चलो इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे किसी पॉइंट से ना, सर मैं बोलता हूँ उसको फ्रीक्वेंसी। तो लिखो हेडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया, 3 हो गए, 4, चौथा है तुम्हारा ना, चौथा पार्ट है इसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन्स। फ्रीक्वेंसी को अपन लोग इसमें ना ऐप से दिखा देते हैं, चलो किससे, ऐप से। बताओ तुमको याद होगा ना, तुमको लिखवाया था फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है,
1/t नहीं होता? होता है ना? तो F इज इक्वल टू 1/, बताओ टी की वैल्यू क्या निकाला हमने? एन स्क्वायर अपॉन हम्म, यहाँ वैल्यू पुट कर दे इसकी ना एग्जैक्ट, तो 1.52 इंटू 10⁻⁻16 एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। यहाँ सेकंड है तो ऊपर जाएगा पर सेकंड बनेगा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू तुम्हारे, अच्छा पहले मैं इसको डिवाइड कर दूँ ना, 1 को डिवाइड कर देता हूँ, 1.52 से डिवाइड करते हैं ना, तो क्या आना चाहिए 1 डिवाइडिंग बाय 1.52 0.65, अरे शिट 0.657 0.657। 10⁻16 माइनस 2। हाँ प्लस है, वो तुमको चेक कर रहा था मैं। हाँ अब देखो जेड स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा एन क्यूब, और ये पर सेकंड। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेना तो ये पॉइंट इधर पहुंचेगा 15 हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू 6.57 इंटू 10⁻15 जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब पर सेकंड के लिए हर्ट्स भी लगा सकते हो, ठीक है ना, पर सेकंड के स्थान पर बना उसको, ठीक है। यानी एक बात तो साफ पता चल गया तुमको यहाँ से कि जो फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी वो जेड स्क्वायर के तो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एन क्यूब का क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। छाप लो इसको, ठीक है भाई, छाप लो फटाफट से, फिर चलते हैं आगे। अब हम लोग देख रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट ऑफ एटम्स, nth ऑर्बिट ऑफ एटम्स। कॉपी करो, लिखो, अगला हेडिंग डालो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट ऑफ एटम्स। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट ऑफ एटम्स। लिखो फटाफट से, देखो एटम बना दूं पहले मैं एक, फिर बनाता हूं। एटम गोल ही तो होता है, बीच में क्या होता है इलेक्ट्रॉन, कहाँ देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा ना, नेगेटिव चार्ज, मान लो v वेलोसिटी से घूम रहा है ना, v हो उसकी वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई r, ठीक है। देखो यहाँ पे होता है न्यूक्लियर चार्ज, हम उसको बोलते हैं जेड ई, जेड एटॉमिक नंबर और ई क्या है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, है ना, प्लस में। देखो तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितनी होगी, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। अभी तो बैठी तेरे दो एनर्जी है, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है एक तो, लेकिन तुम्हारी जीरो है अभी काइनेटिक एनर्जी, क्यों, तुम बैठो ना, तुम थोड़ी चल रहे हो, तुम चल रहे हो, चलोगे तब आएगी तुम्हारे अंदर काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें एक होती है काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी। अब हमें चाहिए दो चीज, एक तो चाहिए पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। देखो तो पोटेंशियल एनर्जी हम कहाँ से लाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी इसके केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना, या कह लो फोर्स, है ना, ये फोर्स इक्वल होता है, इसको हटा दो। और बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था, याद है समझाया था, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा इक्वल हो जाएगा, के कांस्टेंट था ना, इसके बीच में अपने जेड ई इंटू माइनस ई कर देंगे अपॉन क्या इसका रेडियस आर, है ना, और ये इसके हाँ आर के इक्वल आ जाएगा, आर स्क्वायर। समझ आई तेरे बात,
कहाँ से आया पता है ये? पीछे तुमको पीछे लिखवाया था मैंने तुम्हें, तुम घर पे पढ़ती हो ना, तुम घर पे नहीं पढ़ते हो, तुम इसलिए भूल जाते हो। पता है इसका फॉर्मूला क्या बना? इसका फॉर्मूला बना माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन, हाँ ये तुम्हारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। इसे यही रखो है ना, अभी बात करते हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा। हमें तो ये निकाला एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें ये चाहिए और ये चाहिए। अब देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? अभी कुछ देर पहले लिखवाया था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, अभी तुम भूल जाते हो। तुम क्या पढ़ते हो? हाफ एम वी स्क्वायर, वन अपॉन क्या होता है? वन अपॉन एम वी स्क्वायर बोल दिया। तब हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वन अपॉन एम वी स्क्वायर तुम कह रहे हो, तुमने वन अपॉन टू नहीं कही कहीं? हाँ ज़्यादा होशियार है ये। हाँ और क्या, ज़्यादा होशियार नहीं है। अच्छा अब एक बार और देखना, चलो इसको यहीं छोड़ दो, हम इसे बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसे बोल देते हैं 2 ईगो। अब बताओ तीसरा एक और आता है कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू, बताओ किसके इक्वल था? याद आया तुम्हें? चलो देख के बताओ, के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर नहीं था? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसके इक्वल भी तो था, ये एंगुलर मोमेंटम होता है ये, है ना? और ये कौन था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नहीं लिखवाया था मैंने तुझे? देख ध्यान से, देख ध्यान से, सब लिखवाया था फिर भी नहीं पता। हाँ तू नहीं पढ़ रहा यहाँ पे, तो सबको लिखवाया होगा ना। देखो इस वाले आर से आर क्या हो गया? कैंसिल आउट, है ना? चलो देखो, तो ये एम वी स्क्वायर देखो क्या बनेगा इधर, ये एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या बना? ये एम वी तो है, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो इधर बना हमारे पास के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, नहीं बना? अब देख एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, नहीं है? इसको मैं उठा के इसमें रख सकता हूँ यहाँ पे, एम वी स्क्वायर की जगह पे, तो इस वैल्यू को वहाँ रख दो उसमें ना। इधर आओ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा? के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की जगह मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, है ना? तो ये हमारा निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा? के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ये हमारी हो गई काइनेटिक एनर्जी, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी, है ना? इस दोनों को हम लोग यहाँ पुट करेंगे इसमें इक्वेशन में। इतना कॉपी करो पहले है ना, फिर मैं तुम्हें यहाँ से फॉर्मूला ना ड्राइव करवाता हूँ, छापो उसकी जल्दी से। पोटेंशियल एनर्जी में ना इसमें स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है ना? मतलब फॉर्मूला होता है उसका कि इसमें नीचे आर आता है पोटेंशियल एनर्जी में, स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है ना? बस ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी ना, हमें डाउट था इसको, चेक कर ले मैं, ठीक है? आर पे स्क्वायर मत लगाना। देखो ये कौन हो गया बताओ? काइनेटिक एनर्जी, और ये कौन हो गया इधर? पोटेंशियल एनर्जी। हाँ तो आर आएगा ना, स्क्वायर नहीं आएगा उस पर। नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा चीज़ है, ये तो वो एंगुलर मोमेंटम और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, दोनों आपस में इक्वल हो गया था, एफ सी। अरे हम तुमको ये लिखाए थे ना, सेंट्रीपिटल फोर्स ये वाला होता है, और ये तुम्हारा होता है कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों इक्वल होते हैं तो आपस में इलेक्ट्रॉन खींच के रखता है ना, तो इलेक्ट्रॉन भागता नहीं कहीं भी, है ना? हाँ तो ये तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। नहीं ऊपर तो रहेगा, इसमें रहेगा, ठीक है ना? ये हमारे पास में होता है एफ सी, ये क्या होता है? ये हमारे पास में होता है फोर्स ऑफ कूलम्ब, यानी कि एफ सी होता है, वो तो रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी में ये यहाँ आर नहीं होता, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। इधर आ जाओ आगे फटाफट से। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल एनर्जी। हाँ क्या एफ सी लिख लो या फिर वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ठीक है करेक्ट है। वो देखो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टोटल कितनी हुई, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, वो वाली देखो नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में पता है क्यों है, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ठीक है ना। देखो अब हमारे पास तो ये हो गया कि जेड ई स्क्वायर अपॉन कौन है 2r, ये हाफ है। अच्छा ये किसका है देखो प्लस, और माइनस कौन आएगा उधर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन कौन आ गया r। नहीं आई बात समझ में, क्यों क्यों समझ में नहीं आई। अभी ये मैंने क्या समझा है, ये हमारी है काइनेटिक एनर्जी, देखो ये रही, तो यहाँ पर क्या आना था प्लस, पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होता है ना, तो ये रहो नेगेटिव है ना। तो मैंने क्या करा था, इस प्लस की माइनस कर दी इनटू माइनस में, तो क्या बन गया माइनस में, नहीं बन गया। आगे वाला कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पिछला में पता होना चाहिए, तुम्हें पिछला कुछ पता नहीं रहता है, कुछ बोलो ना पीछे पेज पलटा के देखते हो तब तुम्हें हल्का से याद आता है, घर से पढ़ के आया करो है ना। देखो अब तुम बताओ, ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, यह है एक, यह है आधा, एक में से गया आधा, कितना बचेगा आधा, एक बड़ा है तो माइनस का आएगा, माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, ये हाफ है, ये हाफ है इस वाले से, ये एक है ये आधा है, तो मैंने क्या करा एक में से आधा माइनस कर दिया तो आधा बच गया, लेकिन नेगेटिव क्यों आया, बड़ा है ना, ये बड़ा है, ठीक है ध्यान रखना। ये हमारी क्या हुई, हाँ ये हमारे हो गई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ एटम, ऑर्बिट ऑफ एटम्स है ना, वो क्या तुम ध्यान रखोगे माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। अब देखो यहाँ पर k है, मैंने आपको लिखवाया था ना k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है ना। तो आपको देंगे कभी क्या वैल्यू होता है, फिलहाल हमें हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहाँ निकालनी है, nth बोर ऑर्बिट में, कहाँ निकालनी है nth बोर ऑर्बिट में, ये तो ऑर्बिट में है, कौन से ऑर्बिट में ये नहीं पता, nth ऑर्बिट में निकालेंगे, आ जाओ अपन लोग, ठीक है। तो इसको लिख लिया होगा है ना, तो लिखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth बोर्स ऑर्बिट है ना, बोर ऑर्बिट, n का मतलब है किसी भी एक सेल में En लगा दो, दिक्कत थोड़ी है कुछ, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 आर एन कर देंगे। देखो ये आर एन क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एटम। तो बताओ आर एन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, अब तुम पीछे पलटा के देखोगे क्योंकि तुमको याद ही नहीं है, याद ही नहीं है। एन जेड स्क्वायर था कुछ ऐसे ही, देख लो ध्यान से, आर का था एन स्क्वायर एच स्क्वायर, देखो इधर मैं लिख रहा हूँ, इधर आर एन का था फॉर्मूला एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर है ना, एम के जेड ई स्क्वायर। देखो ये लिखा था मैंने आपको वैल्यू आर एन की, चेक करो पीछे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर है ना, नहीं मिला। तुम इतना कम खोलते हो ना घर पे किताब कि तुम्हें पता भी नहीं है कहाँ मिलेगा, हमको तुरंत मिल जाता था और वहीं जाता आप, इतनी मोटी बुक में भी ना वहीं ढूंढ दिया आपकी, वहीं मिलेगा। जो रोज़ खोलते हैं किताब उनको पता होता है कहाँ पर क्या चीज़ है। हाँ तो अब ना देखो हम इस वाले आर एन की वैल्यू इसमें रख देंगे, हर एक चीज़ ना डिपेंड है एक दूसरे पे। तो एन स्क्वायर और इधर कौन आ गया एच स्क्वायर अपॉन कौन आएगा बताओ 4 पाई स्क्वायर एम, एम कौन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई लगा दो, के जेड ई स्क्वायर है ना, ये सारा टर्म उठ के ऊपर भग जाएगा। तो ई एन इक्वल टू तो क्या बना माइनस के जेड
ई स्क्वायर अपॉन 2 तो ऐसे ही रहेगा, एन स्क्वायर और एच स्क्वायर भी, ठीक है ना। ये सारे ऊपर भाग गए, 4 पाई स्क्वायर एम ई के जेड ई स्क्वायर, 2 से में से कैंसिल आउट कर दें, 2 आ जाएगा इधर। तो एनर्जी इन nth सेल क्या बनेगा, माइनस, देखो के यहाँ पर भी, के यहाँ पर भी है, तो के स्क्वायर हो गया, जेड यहाँ भी है वहाँ भी है, तो जेड स्क्वायर हो गया, ई की पावर कितना हो गया 4, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बस, और क्या बचा पाई। चलो भैया ले पाई स्क्वायर भी आ जा, ना मुरा मान जाएगी ये। हाँ यार 2 पाई आएगा, ठीक है, तो 2 यहाँ लगा दो आगे, ठीक, इधर अच्छा लगेगा ना, इधर यहाँ लगा दो, ठीक, सब आ गया इसमें, देख लो। और इधर ये एन स्क्वायर और ये एच स्क्वायर, देख ध्यान से, ये रहा जेड स्क्वायर और इधर है एन स्क्वायर। इस जेड स्क्वायर एन स्क्वायर को छोड़ के इसमें जितने भी टर्म हैं सारे कांस्टेंट हैं, सारे क्या है कांस्टेंट है। इसीलिए हम लोग ना जब इन सब की वैल्यू करेंगे पुट, तो हमें एक नया नंबर मिलेगा, वो वैल्यू मैं लिख के नहीं दिखा रहा, ठीक है ना, बस मैं लिख दे रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ ऑल कांस्टेंट, पुट द वैल्यू ऑफ ऑल कांस्टेंट। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा वो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाएंगे अपन लोग, ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 13.6 कैसे है? वही तो बताया मैंने, सारी वैल्यू पुट करके कांस्टेंट की। ये मैंने क्या लिखा, पुट द वैल्यू ऑफ ऑल कांस्टेंट एंड सॉल्विंग वी गेट, ये मिलता है, ठीक है ना। क्या ना इसकी वैल्यू पुट करके दिखाना, सॉल्व करना आपकी मर्जी है, ठीक है ना, कोई पूछता नहीं तुमसे, तो बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर एनर्जी जूल में होगा तो क्या करना होगा बताओ, जूल में चेंज करना तो आता ही है सबको, बस तो चेंज आराम से कर लेना, है ना। बेटा यहीं से तो स्टार्ट कर दो, मैंने तो लिख लिया यहाँ से, सब ज़बरदस्ती तंग करेगी, है छोटा कर दो, ये कर दो, क्या क्या बात होती है। चलो देखो, ये टर्म क्या है तुम्हारा, फिर से कांस्टेंट नहीं हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो हम क्या कहते हैं कि एनर्जी ऑफ nth सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो गया, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और अगर क्या हो गया नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो एनर्जी भी अब घटेगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो घटेगा नहीं एनर्जी, है ना, देखो नीचे है ना वो। तो अब इसमें एक बात देखना, टोटल एनर्जी हमारी कितनी आई, टोटल एनर्जी इक्वल टू आया माइनस काइनेटिक एनर्जी के, है ना, और ये इक्वल टू किसके हुआ, माइनस पोटेंशियल एनर्जी जितनी थी ना उसका हाफ हो गया। पोटेंशियल एनर्जी था कितना बताना, ये था ना पी के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ही तो था, और देखो यही निकल के आया था हमारा टोटल एनर्जी भी, है ना, ऊपर देखो ध्यान से आया था ना एनर्जी ई एन, इधर नहीं, ये रहा, यहाँ पर आर एन आ गया तो क्या दिक्कत है, एनर्जी देखो ये रहा, ये हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट ऑफ एटम माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r है ना, और यही तो हमारा वो भी था पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन उसका आधा है ये, पोटेंशियल एनर्जी का आधा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन नेगेटिव में होता है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें यहाँ से निकालना हो क्या, काइनेटिक एनर्जी, ये तो है टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना निकल आएगा, -27 पॉइंट कितना आएगा, 2 आएगा।
पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 आता है, ठीक है। तो 27.2 आएगा, है ना। और ये तुम्हारा आएगा पोटेंशियल एनर्जी। 27.2 ये कहाँ से आएगा पता है? 13.6 में गुना कर दिया 2 से, तो गुना करो 2 6 जा 12, 3 6 7 2, तो यहाँ से आएगा, ठीक है ना। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। ये तुम्हारा आएगा पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्ट किसकी? इलेक्ट्रॉन की। कहाँ? nth ऑर्बिट में, ठीक है ना। इसे गॉबी कर लो फटाफट से। और इसमें हमें साफ पता चल रहा है कि अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा? डिक्रीज होना चाहिए लेकिन बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? इसमें नेगेटिव साइन है ना, इसलिए। देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ई एन इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ देखो नंबर ऑफ सेल पे क्या है? स्क्वायर है ना, और अपॉन में तो इसकी वैल्यू बढ़ने पर इसकी वैल्यू घटनी चाहिए थी, है ना, लेकिन घटेगा नहीं, बढ़ेगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पर क्या है? अगर माइनस साइन नहीं होता ना तो बढ़ता, सॉरी घटता। अब ये बढ़ेगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे पॉइंट। एज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, एज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज the energy of electrons also increases। तो उसकी क्या हो रही है? एनर्जी भी बढ़ रही है, ठीक है ना। देखो कैसे, मैं अभी समझाता हूँ तुम्हें। देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पर लिखता हूँ, देखो ध्यान से। 4 H एटम, H मतलब हाइड्रोजन एटम। पहले सेल की एनर्जी कितनी होगी बताओ भाई? जेड तो एक हो जाएगा ना, H कहते ही, H कहते ही जेड एक हो जाता है। पहले सेल में कितनी एनर्जी आएगी इसकी? पहले सेल का मतलब है इक्वल टू 1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है ना। सारी वैल्यू पुट हो, इसमें क्या हुआ? सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z1 रखो, N1 रखो, 1 ही आएगा, नहीं आएगा। चलो देखो आगे बढ़ जाओ। सेकंड सेल में निकालो, E2 मतलब N इक्वल टू 2 रख दो, तो -13.6 इंटू ऊपर कौन है? जेड है ना, जेड ही तो है। तो जेड हमारा कितना है? 1 का स्क्वायर अपॉन N 2 का स्क्वायर। तो E2 कितना आएगा बताओ? 13.6 नेगेटिव अपॉन 4 करो, भाग करना, तो 3 - 3 पॉइंट कितना आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। बताओ -3.4 बड़ा है या 13.4 बड़ा है? अच्छा 13.6 बड़ा है, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है? क्यों बड़ा है? अगर नेगेटिव साइन नहीं होता तो कौन होता बड़ा? अब तो समझ गया क्रिस भाई, क्रिस। अब नेगेटिव साइन है ना इसमें, हाँ, तो नेगेटिव साइन की वजह से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो, ठीक है ना। हेंस एनर्जी ऑफ सेकेंड सेल मच मोर देन एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल, ठीक है ना। इसे बोलते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन। अगर तुम्हें किसी भी सेल में निकालना हो एनर्जी तो आराम से लगा दो फॉर्मूला, कौन सा? En इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जूल में पूछेगा तो बस क्या कर देना? मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻19 जूल से, ठीक है ना। चलो कल मिलते, ठीक है ना तुमसे, फिर मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा। और कल संडे, ठीक है ना, कल की छुट्टी है ना, कल संडे है ना। क्या? चलो कल भी 11 बजे आ जाना, ठीक है ना। केमिस्ट्री पा दूँगा ये वाली। चलो ठीक है ना, कल मिलते हैं अपन।